नमस्कार। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और सवाल एक बार फिर विपक्ष को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर। क्या विपक्ष जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हो पाएगा? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के रुख में बड़ा बदलाव आया है। पहले उन्होंने 2024 के चुनाव में अकेले लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब वो विपक्षी दलों के साथ लड़ने की अपील कर रही हैं। कोलकाता में धरने के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाओ का भी नारा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई बीजेपी और नागरिकों के बीच होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों को लोकतंत्र बचाने के लिए साथ आना होगा। इंडिया का जो है वो ये कि ममता के रुख में अचानक क्यों बदलाव आया है। ममता ने अब विपक्षी एकता की वकालत जो की है, पहले वो अकेले चुनाव लड़ने का जो है ऐलान उन्होंने किया था और अब विपक्षी एकता की बात वो कह रही हैं। तो आखिर ममता के रुख में अचानक ये क्यों बदलाव आया है, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा और इस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। और ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है और बीजेपी को इधर से हटाना है, देश से हटाना है, कुर्सी से हटाना है, चेयर से हटाना है और ऑपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होकर लड़ना है, कामयाबी का साथ लड़ना है, सारे पड़ोसी का साथ लड़ना है और बीजेपी को कुर्सी से हटाना है। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए और बीजेपी को हटाइए और लोकतंत्र को बचाइए और बीजेपी को हटाइए तो देश को बचाइए और बीजेपी को हटाइए तो गरीब जनता को बचाइए। विपक्ष का अधिकार है जो मर्जी करे, क्योंकि उनको वहां की बंगाल की जनता को जवाब देना नहीं बन रहा। जो शासन कहकर आए थे वो शासन नहीं दे पा रहे और आज वो बंगाल में बैठकर केंद्र सरकार के अगेंस्ट बैठ रही हैं। इसका मतलब बंगाल को वो संभाल नहीं पा रही हैं और संभाल नहीं पा रही है, उनका ध्यान भ्रमित करना चाहती हैं। आज जिस प्रकार से अराजकता फैल रही है बंगाल के अंदर, जिस प्रकार लूटपाट चल रही है, जिस प्रकार से उनके मंत्रियों घर से नोटों का भंडार पकड़ा जा रहा है, उनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं, तो नेचुरल है रोना तो आएगा ही। तो आपने सुना ममता बनर्जी ने क्या कहा, उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ये भी कि आप जो है वहां पर काम ठीक से कर नहीं रहे हैं, इसलिए इस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं। तो सवाल इंडिया का जो है वो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ममता के रुख में अचानक क्यों ये बदलाव जो है वो आया है। इस सब को देखते हुए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। जयंत घोषाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और मोहम्मद तौसीफुर रहमान हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और सौरभ सिकदर साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है यहाँ पर। तौसीफ साहब, सबसे पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगा। एकला चलो की बात करने वाली टीएमसी अब अचानक से विपक्षी एकता की बात यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ताबिश भाई, एकला चलो तो टीएमसी का जिस दिन गठन हुआ था तब से ही एकला चलो का जो नारा है वो हमेशा से रहा है, रहेगा। और जब तक बंगाल की जनता सपोर्ट करती है तृणमूल कांग्रेस को, तब तक ये नारा लगा ही हुआ रहेगा। एकला चलो मतलब का एक लड़ाई होता है, मगर आज अगर सब मिलकर इस डिक्टेटरशिप को, ये तानाशाही को अगर हटाना चाहते हैं हम लोग, तो इसमें बुराई क्या है? हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया कि हमें किसके साथ जाना है और किसके साथ साठगांठ करना है। यूनाइट मतलब पूरा इंडिया एक होगा। और मुझे लगता है टीएमसी का सबसे बड़ा यूनाइटेड पार्टी अगर कोई है तो वो जनता है, वो पब्लिक है, उनकी दुआ है, उनकी आशीर्वाद है। रही बात अगर लोग कहते हैं कि कोई नहीं सर, एक ये सवाल इसलिए है तौसीफ साहब, ये सवाल इसलिए है कि पहले आप ममता बनर्जी ही कह रही थी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब ये विपक्षी एकता को जरा आप समझाइए, आपके हिसाब से विपक्षी एकता है क्या?
विपक्ष, देखिए विपक्षी एकता तो बात, देखिए मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं ताबिश भाई, हाँ। कि पहले की बात में और अभी की बात में फर्क नहीं आया है। हम्म। बात यह है कि जब भारत यूनाइटेड होना चाहता है और इस डेमोक्रेसी की जब मर्डर हो रही है, जमहूरियत की मर्डर हो रही है, उसकी मौत आ चुकी है, अब कोई जमहूरियत बचा नहीं है हमारे हिंदुस्तान भारत में, तो इसके वजह से हम सबको साथ में लड़ना पड़ेगा। और अगर कल को एक थी और अगर आज को एकता फैलाना चाह रही है, अगर सबके साथ जाना चाह रही है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और सबको एक साथ आना चाहिए। यहाँ पे कोई सेल्फिशनेस नहीं देखा गया है कि मैं इसको लीड करूंगी, कि मैं क्या बनने वाली ना। यहाँ पर बात है एकता की, यहाँ पर बात है कि लोग यूनाइटेड कैसे होंगे। काम नहीं हो रहा बंगाल में, अगर आज काम नहीं होता तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, तो आज वो कांपती, क्या आज वो बौखलाती, क्या वो एक साल के अंदर ईडी को यहाँ पर 100 बार भेजती, या सीबीआई का यहाँ पर घर पर क्या होता है। यहाँ पर काम होता है। देखिए चर्चा उसी का होता है जिसका काम होता है, जिसका नाम होता है। जो बेकार का काम नहीं करते उनका कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। और मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं सर, आप देखिएगा हिंदुस्तान और भारत का हर एक जनता, हर एक जात, हर एक बात, हर एक क्रीड, हर एक रिलीजन, सब साथ जाएगा और 2024 में इनका नामो निशान नहीं। चलिए कैसे साथ जाएगा इस पर तो अभी आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सौरभ सिकदर जी आपको मैं लाना चाहूंगा। आपने सुना यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे। सीधा सीधा बीजेपी पर इल्जाम जो है ममता बनर्जी लगाती हैं, आप काम नहीं करने देते हैं उनको। नहीं, देखिए यहाँ पे सबको तो सबसे पहले रामनवमी का शुभेच्छा। जयंतदा यहाँ है जो बंगाल पॉलिटिक्स का बहुत पुराने और मजे हुए ऑब्जर्वर। तो जयंतदा को पता है कि हर बार लोकसभा चुनाव आने से पहले 19 में भी ममता बनर्जी ऐसे ही एकजुट का कोशिश किए थे। तो जब जब लोकसभा चुनाव आता है उसको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब फिर से जग जाता है। तो 2019 में क्या हुआ था सबने देखा था। दूसरी बात है कि देखिए जो पब्लिक परसेप्शन, जो मेरे भाई टीएमसी के प्रवक्ता है रहमान साहब जो बोल रहे थे, काम की बात बोल रहे हैं। तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि जब ये दीदी का सुरक्षा कवच लेके लोग गांव-गांव में जा रहे थे, तो वहां पे क्यों उसको ग्रामवासी के रोष का सामना करना पड़ रहा था। दादा मैं बोल लूं, आप जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं तौसीफ साहब आपके पास आऊंगा, मैं इनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि आज ये जो टीएमसी का शुरू से लेके एकदम नीचे तक का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी लीडर को जब भी सेंट्रल एजेंसी पकड़ रहा है तो उसके पास से इतना पैसे कहां से बरामद हो रहा है। आप हमारे ऊपर आप उंगली उठाते हो कि ईडी सीबीआई ये सबको दुरुपयोग कर रहा है। तो दुरुपयोग अगर कर रहा है, ये जो रिकवरीज हो रहा है, ये रिकवरीज ईडी सीबीआई कैसे कर रहे हैं अगर उसने गुनाह नहीं किया था। तो ये पब्लिक परसेप्शन के लिए आज जो है दीदी डर गई है और इसीलिए दीदी सोच रही कि 1% भी चांस नहीं लेना है। सीपीएम कांग्रेस सबको लेके बीजेपी को कैसे भी हो रोकना है और बंगाल में उसका जो जमीन पैर से खिसकते जा रहे हैं उसको फिर से वापस लाना। तौसीफ साहब बोलेंगे इस पर। आपकी जमीन खिसक रही है, इसलिए जो है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी इस तरह से ये धरना कर रही। देखिए जमीन खिसकने की जो बात है, पूरे बंगाल के जनता ने जो आशीर्वाद दिया है 213 सीट के साथ और अभी और बढ़ चुका है, तो इसमें तो और मुझे कोई तत्व देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है ताबिश भाई। मगर रामनवमी की बहुत बहुत बधाई सर आपको और पूरे भारत को भी। और देखिए अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि सुरक्षा कवच के दौरान जो लोग वहां पर बात कर रहे थे, मैं आपसे छोटा भाई के नाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपसी भेंट को आप भूल जाइए। और ये सच बात है क्योंकि सुरक्षा कवच को लेके मैं भी गया था और मुझे बहुत निराशाजनक लोगों से मुलाकात करना पड़ा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं सर, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप दिल्ली में अपना मैसेज दे सकते हैं। 11 लाख लोगों की सैलरी की जो पैसे हैं वो दे दीजिए सर,
वो 2021 से 2022 तक हमारा पैसा रुका हुआ है। 8,200 करोड़ का पैसा रुका हुआ है। सेंट्रल ने हमें पैसे नहीं दिए। गुजरात को 3 महीने का वक्त दिया था, हमें सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था फाइलिंग जमा करने के लिए। और सर वो पैसा आप दे दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप बोलिए, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूं, मगर उन 11 लाख लोगों की सैलरी जो बची हुई है वो टीएमसी नहीं दे सकता। वो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट देता है, वो बंगाल का जनता को देना चाहिए, वो गवर्नमेंट को। मगर आप पैसे दे दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं उन लोगों के लिए। अगर उन लोगों से आप नाराज हैं बंगाल में, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप चलिए कहिए सौरभ मैं जी नरेंद्र मोदी जवाब, के पैर देखने चाहता हूं। ठीक है, मगर जवाब ले 11 लेते हैं लाख इस पर। लोगों के पैसे सौरभ जी वापस इसका कर जवाब दीजिए। आप सियासत आप एक पैसे तरफ वापस कर है, दीजिए। सियासत एक तरफ देखिए, है, वो सियासत एक तरफ है, वो कह रहे हैं कि आप जो योजनाएं हैं उनका पैसा जो है केंद्र की तरफ से नहीं मिल रहा है। 8,200 करोड़ बाकी है सर, 1 लाख करोड़ बाकी ठीक है, सर। सुन लेते हैं, मैं- तौसीफ जी सुन लेते हैं, जवाब तो सुन लीजिए। मैं गिर जाता हूं सर। मैं पैसा तौसीफ वापस भाई कर दीजिए को सर। एक वो चीज पैसा खाली आप बताना सर, चाह रहा जल्दी हूं। थोड़ा जवाब सुन लेते हैं आज तौसीफ तक जी, थोड़ा जहां- संक्षिप्त में, जहां- थोड़ा संक्षिप्त में सौरभ जी आप भी दीजिएगा, क्योंकि जैन जी के पास भी मुझे जाना जी। मुश्किल यह है, जहां जहां हाँ। हिसाब मांगा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से पैसा तो लेगा लेकिन उसका हिसाब नहीं देगा। हाँ। आज से जितना राहत का कोष भी आया है उसका हिसाब तक आज नहीं गया है। आज रूरल डेवलपमेंट से फंड क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसमें इतने आवास योजना से लेकर, मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूं, मैं सर, ऐसे फाइल सारे तो गिना मेरे सकता पास ही हूं पड़ी हुई है। आपको, फाइल तो एक आपको एक करके दे देंगे। इतने तौसीफ जी आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब बराबर दीजिएगा, किया है। इनको बोलने दीजिए। इसलिए हाँ, जायज है कि फंड नहीं आ रहा है। हाँ। आप प्लीज दीदी को बोलिए हिसाब दे दे। चलिए, तो ये हिसाब नहीं पैसा भी देते दे हैं, देगा। टीएमसी हिसाब नहीं देती है, उनको हिसाब देना चाहिए। इस पर मैं तौसीफ जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जयंत जी, यहाँ पर राजनीति में हर बात के कई मायने होते हैं। ममता बनर्जी का ये कहना कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, और वो तब जब टीएमसी अकेले चुनाव में जाने की बात जो है वो कर चुकी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दुबिन साहब, राजनीति ऐसी चीज है जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हाँ। ये तो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। सागर दिघी बाइपोल के बाद जब कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो बंगाल की नई मुस्लिम पार्टी, जब हरा दिया तृणमूल कांग्रेस को, सीटिंग एमएलए था, मिनिस्टर भी था, तो ममता बनर्जी का ये थ्योरी है कि ये कांग्रेस, लेफ्ट और सब मिल के ये जो अलायंस है, फिर भी टीएमसी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। वो जो रुख है उसमें कोई बदला, मतलब देखिए, बोले हैं कि अकेला चुनाव लड़ना और विपक्ष को एक होना, ये दोनों में एक गैप है। मतलब अकेला चुनाव लड़ना मतलब हम हर जगह सीट में कैंडिडेट देंगे। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ तो आज भी कोई पश्चिम बंगाल में अलायंस नहीं है, और विपक्ष को एकजुट होना लेकिन चाहिए। जयंत जी, एक साथ राहुल होना गांधी के चाहिए। मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी का रुख थोड़ा बदला है। नहीं, हाँ। आप मुझे बोलने जी, दीजिए कि जी। मैं मानता हूं राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन इशू में सपोर्ट किए हैं, और वो सपोर्ट करने से क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस एंटी टीएमसी रुख बदल देगा? क्या अधीर चौधरी आज भी ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, क्या उसमें कोई बदला है? अभी यहां कांग्रेस के कोई स्पोक्समैन नहीं है। कांग्रेस से पूछिए कि ममता बनर्जी जो क्लैरियन कॉल दे रहे हैं, ममता बनर्जी तो प्रेसिडेंट चुनाव के समय कोशिश किए थे, उस समय भी देखिए नहीं हो पाया प्रतिपक्ष का यूनिटी। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव, सब मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, 2 बार टी पार्टी राहुल गांधी के साथ हुआ था। तो आज भी जब अखिलेश बोल सकते हैं कि हम दीदी के साथ रहेंगे और एंटी बीजेपी, नॉन कांग्रेस अलायंस, लेकिन कांग्रेस अभी भी ममता बनर्जी ये क्लैरियन कॉल देने के बाद भी 42 सीट है। सर, पार्लियामेंट में बीजेपी का 303 पार्टी बोलता है आज का, इतना बड़ा पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस वर्ल्ड, और उसके साथ 42 सीट है ममता बनर्जी का, और वो अकेला चलो। मेघालय में होने से नुकसान कांग्रेस का हुआ ना, त्रिपुरा में भी हुआ। तो कांग्रेस लेफ्ट के साथ केरल में झगड़ा करके पश्चिम बंगाल में दीदी के साथ झगड़ा करते हैं और कम्युनिस्ट के साथ अलायंस कर सकते हैं। मतलब केरल और वेस्ट बंगाल, ए टेल ऑफ टू स्ट्रेटेजी ऑफ कांग्रेस। तो हाई कमांड राहुल गांधी तो है, तो क्या राहुल गांधी अधीर चौधरी को नहीं बोल सकते हैं कि आप ममता बनर्जी के साथ
नो बीजेपी अगर 1 पॉइंट प्रोग्राम है तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीति, ये फेडरलिज्म तो एंड ये तो 2026 में विधानसभा है, 2024 तो उसके 2 साल पहले है। देखिए सेम हिस्ट्री 2019 में भी ममता बनर्जी ने क्लैरियन कॉल दिए थे, लेकिन 2021 में विधानसभा, 2019 में क्या कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलायंस किया था ना। तो और ममता बनर्जी ये सवाल तो खुद टीएमसी उठाती रही है। जैन जी, आपने बहुत अच्छा यहाँ पर ये चीज जो है वो सामने लाई। तौसीफ जी, इसका जवाब आप दीजिए जरा कि आपके विपक्ष में कांग्रेस की जगह कहाँ पर होती है? क्या राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ही आपको जो है विपक्षी एकता नजर आई, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसकी पोजीशन खाली रहे, तब विपक्ष एक साथ आ सकता है? देखिए दादा बहुत सीनियर हैं, उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी और जो उन्होंने बात कहा है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। एक एक्सपीरियंस, एक स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। मगर देखिए बात यहाँ ये आ रही है कि जब डेमोक्रेसी की मर्डर हुई, जब जमहूरियत की मर्डर हो गई, तो जाके हमें स्टैंड लेना पड़ा। हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जितना भी पक्षपात है या जो पर भी है, वो अपनी जगह है। मगर बात अगर राहुल गांधी की नहीं, अगर कोई और भी होता तब भी ममता बनर्जी आज धरना में बैठी रहती, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी सदस्यता को हटाई गई है वो जमहूरियत के खिलाफ है सर, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और बार बार अगर ये बात कहा जाएगा कि पहले अकेले थे और आज हमने रुख बदल लिया है, तो अगर रुख बदला है और अगर भारत के लिए बदला है, भारत के लिए भलाई के लिए बदला है, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट क्या आएगी या राहुल गांधी जी उनको क्या कहेंगे। वो हाया कमांड समझेगी, वो आला कमांड समझेगी। और हमने कौन सा कह दिया कि हमें बंगाल में लड़के हमें एक साथ मिलकर चलना है? हमने कहा है भारत को एक साथ चलना है। आप दीदी के स्टेटमेंट को सही से सुनिए। हमने नहीं कहा कि बंगाल में जोट हो जाएगा, अब तक तो नहीं कहा दीदी ने। दीदी ने कहा है कि सब एक साथ होइए और जो ये दल है भारतीय जनता दल पार्टी, जहां पर जमहूरियत को मारा जा रहा है, जहां पर जर्मनी की कॉपीराइट ली जा रही है, हिटलर की तानाशाही को देखा जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की बात हो रही है। पूरा देश मिलकर लड़ेगा। और मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, बात यहाँ कांग्रेस, अखिलेश यादव, मायावती, उड़ीसा की बात नहीं है, बात यहाँ भारत के लोगों की है। और आप देखिएगा ताबिश भाई, मैं एनडीटीवी के वक्त यहाँ पर बैठकर आपको बता रहा हूँ, इस प्राइम टाइम में बता रहा हूँ आपको कि पूरा भारत साथ देगा इस बार। चलिए सौरभ जी, पार्टी नहीं, सौरभ जी यहाँ पर आप आइए। अगर आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आप आइए सौरभ जी। टीएमसी जो है वो एक थोड़ी सी अलग अपनी राह पकड़ती हुई दिखती थी विपक्ष में। अगर ये साथ आने की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये भी कि वो वॉशिंग मशीन वाला जो इल्जाम आप पर लगता रहता है, वो भी एक मुद्दा टीएमसी बना रही। अच्छा, वॉशिंग मशीन कोई खराब चीज है क्या? वॉशिंग मशीन अगर खराब कोई चीज होता तो वॉशिंग मशीन फिर बनता ही नहीं देश में। बात है कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब ये अर्जुन सिंह जी हमारे बीजेपी में थे तो अर्जुन सिंह गुंडा थे। अब जब फिर से टीएमसी वापस चले गए तो क्रांतिकारी हो गए। एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारा दे सकता हूं। बात यह है कि देखिए, एक बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। तो जहां जहां जितने भ्रष्टाचार, जितने चोर जहां पकड़ में आ रहा है, आज क्या हो रहा है, वो लोग एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर जांच बंद हो जाए, हमारा ये जो चोरी है इसको नजरअंदाज कर दिया जाए। अब थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाइएगा तो देखिएगा, और ये जो बंगाल में सीबीआई का जो तदंत हो रहा है, मेनली इसके पहले जो आपके वो चिट फंड लेके हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने इसका केस किया था। और आज ये दोनों मिलके, जैसे राहुल जी को बुलाया गया है हेराल्ड के केस में, तो टीएमसी और कांग्रेस दोनों सुर में सुर मिला के बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे तानाशाही नहीं चलेगा। ऐसे एक से एक, मायावती के खिलाफ अखिलेश का कंप्लेन, अखिलेश के खिलाफ मायावती जी का कंप्लेन, ऐसे पूरा देश में एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करते रहे। और उसके ऊपर जैसे ईडी, सीबीआई या बाकी एजेंसी जब उस पर कार्रवाई कर रहा है, तो तब सारे एक मंच पे आके बोल रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही है। चलिए, तो ये तो आरोप एक दूसरे पर लगते रहेंगे कि वो आपको कुछ कहें तो आप भी कुछ वैसे ही जो है एग्जाम्पल उनको दिखा दें। जयंत जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं यहाँ पर इस पर आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, कितना दम है इस बात में ममता बनर्जी की कि विपक्षी को एक साथ आना चाहिए, और आपको लगता है कि उनकी कॉल पर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती? नहीं, देखिए गोविंद साहब, ये जैसे अभी रहमान भाई बोल रहे थे ना, मैं सहमत हूं
कि नेशनल स्पेक्ट्रम में ममता बनर्जी एक ऑपोजिशन यूनिटी का, विपक्ष के प्रतिपक्ष के एक यूनिटी कॉल, क्लैरियन कॉल दिए हैं। अभी इसमें जो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन के पहले जो स्थिति था, और उसमें यह फर्क हुआ है कि हर प्रतिपक्ष जो नॉन बीजेपी पार्टीज एक एक करके राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन इशू में सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट किए हैं। एक अपैरेंट यूनिटी ऑन दिस इशू, पर्टिकुलर इशू इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये एक शुरुआत हो सकता है। कर्नाटका का भी चुनाव आ रहा है, लेकिन इस समय चुनाव का माहौल बन रहा है। 2024 ज्यादा दिन बाकी नहीं है, एक साल भी नहीं है। तो इस स्थिति में ममता बनर्जी जो क्लैरियन कॉल दे रहे हैं, इसमें फॉलो अप एक्शन के ऊपर पूरी राजनीति निर्भर करेगा। क्या राहुल गांधी फोन कर सकते हैं, सोनिया जी फोन कर सकते हैं ममता बनर्जी को? क्या दिल्ली में सोनिया जी ममता जी के साथ मीटिंग कर सकते हैं? क्या ये जो कम से कम 6 स्टेट है जहां कांग्रेस वीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, ये स्टेट रीजनल पार्टी को छोड़ दिया जाए, ये स्ट्रैटेजी ले सकते हैं कांग्रेस? तो इसमें आपस में बहुत सारे इश्यूज है जो बातचीत करके एक ऑपोजिशन यूनिटी का एक कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और मोदी जी और अमित शाह जी को अंडर एस्टिमेट करना, क्योंकि सिर्फ अपोजिशन स्ट्रैटेजी करेंगे और उसका कोई काउंटर स्ट्रैटेजी मोदी जी और अमित जी नहीं करेंगे और वो देखते रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए कम से कम जो वन वे ट्रैफिक था, अभी राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऑपोजिशन एक्टिविटीज भी जो दिखाई दे रहा है, तो कम से कम हम लोगों के लिए एक ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जो एकदम डीप फ्रिज में चला गया था, रेफ्रिजरेटर का, वो कम से कम हम लोग अभी थोड़ा गर्म करके, अभी हम लोग ये जो चर्चा भी कर रहे हैं ना प्रतिपक्ष को लेके, ये भी तो बहुत दिन बाद हो रहा है। चलिए, तो कुछ बदलाव जरूर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। एक तरह से इस बात के बाद से क्रिया हुई है। अब विपक्षी पार्टियां उस पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं, इस पर निर्भर होगा कि आगे कैसे जो समीकरण वो बनते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है एक सवाल अब यही जो है एक बार फिर से सामने है कि क्या विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लामबंद हो पाएंगी एक साथ। ममता बनर्जी ने यहाँ पर जो है ये बात ज़रूर कही है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन क्या सब एक साथ यहाँ पर या एक राय होते हुए दिखेंगे, क्योंकि हर एक पार्टी की अपनी बातें हैं और अपने उनके मुद्दे हैं और अपनी बातों को लेकर ही जाहिर है दूसरी पार्टियों के साथ वो आने से कतराते रहे। एक ब्रेक ले यहाँ पर। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर बावड़ी की छत धंसने से 30 से ज्यादा लोग 40 फुट गहरी बावड़ी में गिर गए। हादसे में अब तक 8 लोगों की इसमें से मौत हो गई है और 17 लोगों को बचाया गया है। बचाव अभियान यहां पर किया जा रहा है और ये बहुत दुखद हादसा यहां पर हुआ है। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में यहाँ पर रामनवमी के मौके पर यह हादसा हो गया। बावड़ी की छत यहाँ पर धंस गई और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जो हैं उनको बचाया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदौर में हुए हादसे से काफी दुखी हूं। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी से बात की और हालात की जानकारी ली। राज्य सरकार तेज गति से राहत और बचाव में जुटी है। प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। घर से वहाँ गए हैं तो पता करो कहाँ पर है। हम भगते हुए आए कि क्या हो गया मंदिर में, ऐसा बच्चे और हम भगते हुए आए कि क्या हो गया। यहाँ देखा तो भीड़, अब अंदर जाए कैसे, बच्चे हैं अंदर। आपके परिवार के कितने लोग इसमें? सब परिवार वाले ही हैं हमारे। कितने लोग होंगे आपके परिवार? करीब 20 जने हैं। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए बचाव अभियान को लेकर अब क्या अपडेट है फिलहाल?
ताबिश, बहुत ही दुखद हादसा है और पहले 4 लोगों की मौत की पुष्टि वहां के पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने की थी, लेकिन अब कलेक्टर का कहना है कि 8 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने कर दी है और आशंका जता रहे हैं कि और भी शव वहां मिल सकते हैं। यानी जो पहले आंकड़ा आ रहा था कि 25 से 30 लोग नीचे गिरे हैं और उनमें से 19 लोगों को प्रशासन बचा चुका है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। और तब भी हम यही कह रहे थे कि अनुमानित है, क्योंकि किसी ने संख्या गिनी नहीं होगी। हादसे के वक्त मोटे तौर पर वो बता रहे थे कि इतने लोग प्लेटफॉर्म पर थे। लगभग 40 फीट गहरी ये बावड़ी थी और 4 से 5 फीट पानी था उसमें। तो लोग शुरू में उम्मीद ये कर रहे थे कि इस ऊंचाई से जब नीचे गिरे होंगे तो पानी की वजह से बच गए होंगे। लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसा, आज रामनवमी के दिन मंदिर में हवन कराया जा रहा था, कन्या भोजन भी कराया जा रहा था और बता रहे हैं कि हवन को देखने के लिए आगे जो महिलाएं और बच्चे थे वो और आगे बढ़ रहे थे और पीछे से लोग कुछ आकर जब उस बावड़ी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एक तरह से छत जैसी डली हुई थी, उस पर खड़े हो गए तो दबाव सह नहीं पाया। लगभग 60 साल पुराना ये मंदिर था और उस दबाव की वजह से वो छत ढह गई। इस दुखद हादसे में 25 से 30 लोग शुरुआती दौर में बताए गए थे कि उस बावड़ी के ऊपर थे, जो बावड़ी में गिर गए थे और उसमें से लगभग 15 से 20 लोगों को वहां से बचा लिया गया है। जो भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, दमकल विभाग की टीम है, SDRF की टीम है, राज्य आपदा प्रबंधन की, और तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री सतत वहां से संपर्क में है वहां के आला अधिकारियों के। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अनुराग, इस जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं वहाँ पर जो दृश्य वहाँ से आए हैं, इसके बारे में भी आप बताइए। इतनी गहरी ये बावड़ी थी, इसकी छत पर ये लोग जो है इकट्ठा एक साथ कैसे हो गए? ये सिर्फ हवन देखने के लिए जमा हो गए वहाँ पर? रोकने के लिए कुछ इंतजाम वहाँ पर नहीं थे? कमजोर छत थी उसके बावजूद? साफ तौर पर ताबिश, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के इंतजाम नाकाफी थे। छोटा सा मंदिर है, अंदर परिसर बड़ा है उसमें, और ये जो बावड़ी वगैरह होती है पहले बनाई गई होती है और इस पर एक छत डाल दी जाती है। तो आप अगर ऐसे मंदिर में जाएं और आप अनभिज्ञ हैं तो आपको लगेगा कि ये मंदिर का ही फर्श है, और इस लिहाज से वहाँ पर लोग खड़े थे। लेकिन वो बावड़ी पुरानी है, गहरी है, 40 फीट जैसा मैंने आपको बताया, और कहीं ना कहीं लोगों की क्षमता से ज़्यादा, जो छत लोगों को का वजन सह सकता था, उससे ज़्यादा लोग उसमें थे। और शुरुआती दौर में यही कहा गया था कि 25 से 30 लोग उस पर जमा हो गए थे, लेकिन अब लगता है कि उससे भी ज़्यादा कहीं लोग जमा थे और इस वजह से इतना दुखद हादसा वहाँ पर हुआ है। शुक्रिया अनुराग आपका सब जानकारी के लिए। तो बहुत दुखद ये हादसा यहाँ पर हुआ है, जैसे कि अनुराग भी जानकारी दे रहे थे। धीरे धीरे जो है नंबर इसको लेकर सामने आए, क्योंकि जो बावड़ी की छत है उस धंसने से पहले बताया गया कि 30 से 40 लोग जो है इसमें जो है गिर गए थे। जो बावड़ी थी वो काफ़ी गहरी थी और हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 17 लोगों को बचाया गया है। और अभी कोशिश जो है वो की जा रही है कि जो लोग हैं उनको निकाला जाए। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 2.73% हो गया है, जबकि देश में फिलहाल 13,500 एक्टिव कोरोना केस हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल दर्ज किया जा रहा है और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 300 नए मरीज यहां पर सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण दर 14% के करीब पहुंच गई है। उधर महाराष्ट्र में भी मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि देश भर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने में अब लापरवाही भी ना बरती जाए। अब आपको बताते हैं कि बीते 9 दिनों में किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते चले गए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को अगर आप देखें तो 22 मार्च को जहां 1134 केस थे वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। 26 मार्च को 1890 मामले हुए और 28 मार्च को 1573 जो है वो दर्ज किए गए, लेकिन उसके बाद 2 दिन जो है वो इजाफा हुआ और अब 3016 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो ये नंबर्स के जरिए आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन किस तरह से कोरोना के मामलों की रफ्तार जो है बढ़ी है और इसी के चलते एक बार फिर से चिंता जो है वो कोरोना को लेकर बढ़ रही है कि किस तरह जो है एहतियात रखने की ज़रूरत है। क्या ये बड़ा खतरा तो नहीं बन जाएगा कि कोरोना के मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है या नहीं,
इन तमाम बातों की जो है अब चर्चा तेजी से होने लगी है। परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, हम दिखा रहे थे किस तरह से मामले जो है वो दिन प्रतिदिन अब बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या स्थिति बताई जा रही है कोरोना को लेकर? देखिए, फिलहाल तैयारियों को लेकर एक चिंतन जरूर दिख रहा है। चिंता फिलहाल मामलों को लेकर या उससे हो रहे हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर नहीं है ताबे, क्योंकि हम अगर देखें तो दिल्ली में करीब 54 लोग फिलहाल एडमिट हैं अस्पतालों में, दिल्ली के अस्पतालों में। लेकिन इसको अगर एक महीने से कंपेयर करें तो महीने भर पहले यानी 28 फरवरी को कोई भी मरीज यहाँ पे एडमिट नहीं था दिल्ली के अस्पताल में। ठीक मुंबई का हाल लेके एक महीने पहले तो मुंबई में 2 लोग एडमिट थे, आज वो संख्या बढ़कर 57 हो गई है। तो धीरे धीरे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ना जरूर शुरू हुआ है इस महीने, एक महीने के भीतर में। लेकिन गंभीरता को लेकर सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय या एपिडेमियोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि जब तक बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन ना बढ़े, मॉर्टेलिटी पे उस तरीके के आंकड़े आने ना शुरू हो, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन एहतियात, जैसा आपने भी कहा कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। अगर कोई सिम्टम ऐसा लगता है तो सिम्टम को लेकर आप जो है वो डॉक्टर से संपर्क करें, टेस्ट करवाएं। और इस बीच में मामले बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, जो पहले भी आपने बात की थी, जो ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के यानी फ्लू आप कह सकते हैं, उसके जो मरीज हैं तो उनकी टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो रही। तो सेम सिम्टम है कोरोना के और उनके, तो इसी वजह से कोविड के मामलों में एक इजाफा जो है फिलहाल देखा जा रहा है, लेकिन सरकार सतर्कता बरत रही है। अच्छा परिमल, दिल्ली में जो मामले उनकी भी रफ्तार हमने देखा काफी बड़ी। दिल्ली में जो सरकार है वो उसको लेकर किस तरह से कदम उठा रही है? देखिए, हमने देखा कि कुछ वक्त पहले, करीब 4 दिन पहले, अलग अलग अस्पतालों में जो पहले से तैयारी है उसको लेकर भी हमने देखा था, परखा था, जांचा था कि किस तरीके से हम तैयार हैं, मॉक ड्रिल जिसको हम कहते हैं। और आज भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक की है जिसमें कई हॉस्पिटल के MS भी थे, बाकी अधिकारी भी थे। और ये दरअसल मैंने कहा ना कि चिंता कम लेकिन चिंतन तैयारी को लेकर जरूर है कि कहीं अगर कोई मामला बिगड़े तो उसको लेकर हमारी तैयारी कितने पुख्ते तौर पर है, हम कितने तैयार हैं, इसको सुनिश्चित रखने की इसलिए कोशिश हो रही है ताबिश, क्योंकि हम नहीं जानते कि वायरस अपना आकार, प्रकार, व्यवहार कैसे बदलेगा, जिसको हम वेरिएंट के तौर पे जानते हैं, म्यूटेशन की बात होती है। तो हम किसी भी आने वाले वक्त में कोई आशंका बने उससे पहले अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखना चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय हो या अलग अलग राज्य सरकारें हों, वो बैठक कर रहे हैं। और 10 से 11 अप्रैल को जो मॉक ड्रिल होने वाला है देश के अस्पतालों में, इसी बात को लेने होने वाला कि वायरस अगर अपना व्यवहार भी बदले तो हम कितने तैयार हैं। बिल्कुल, शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए। तो ये भी देखा जा रहा है कि अगर वायरस में बदलाव भी होता है तो फिर हम उसको लेकर हमारी तैयारियां कैसी हैं, इन सब चीज़ों पर जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, वो ध्यान दे रही हैं। सौरभ भारद्वाज जो हैं वो, उनका क्या कहना है इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से, वो भी आप देखिए। देखिए, कल रात मुख्यमंत्री जी का कॉल आया था और क्योंकि उन्होंने जो डेली हमारी बुलेटिन निकलती है उसमें उन्होंने पढ़ा कि दिल्ली में मामले थोड़े बड़े हैं और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि देश के अन्य राज्यों के बाद दिल्ली में भी मामले इस तरह से बढ़ेंगे। और सभी अधिकारियों को आज छुट्टी के दिन भी थोड़ा सा उन्हें कष्ट दिया गया है कि आप आइए और इसके ऊपर एक स्टेटस रिपोर्ट देखिए कि क्या दिल्ली सरकार को तैयारियों की ज़रूरत है। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री जी 12 बजे जो है हेल्थ विभाग के अफसरों के साथ बात करेंगे। बेड्स जो हैं ऑलरेडी जो हैं हमारे रिजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड बेड्स को हमने छेड़ा नहीं है। अभी बहुत स्थिति पैनिक की नहीं है, अभी सरकार अपनी तैयारियां कर रही कि इनकेस कोई दिक्कत होती है तो सरकार की तैयारियां पूरी हैं। पाबंदियों को लेकर विचार कर रहे हैं? अभी कोई विचार नहीं है। सीएम कल 12 बजे मीटिंग। जी जी। और अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी को अब पटना कोर्ट ने समन किया है। भाषण में मोदी के जिक्र के मामले में यहां पर पटना कोर्ट ने अब उनको यहां पर समन किया है। और आपको बताएं कि मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को हाल ही में गुजरात की कोर्ट ने 2 साल की सजा जो है वो सुनाई थी और उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता जो है वो चली गई, बंगला खाली करने तक की बात वहां पर आ गई। और अब इस मुद्दे पर एक और जो राहुल गांधी की दिक्कत जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अब पटना कोर्ट ने उनको समन किया है और भाषण में मोदी के जिक्र का जो है वो ये मामला है। और यहाँ पर जो एक मामला है वो बिहार में भी जो है दर्ज किया गया था और इसी को लेकर अब यहाँ पर कोर्ट की तरफ से इनको समन किया गया है। 12 अप्रैल को पटना के MP MLA कोर्ट में राहुल गांधी को समन किया गया है।
तो राहुल गांधी का जो ये मामला है, मानहानि का जो इनको पर मुकदमा था, 2019 में बयान इन्होंने दिया था कर्नाटक में कोलार में, और उसी को लेकर जो है गुजरात की कोर्ट ने इनको जो सजा सुनाई थी, और सुशील मोदी ने इसको लेकर मानहानि का केस इन पर दर्ज किया था बिहार में। और अब इस मामले में इस मामले में 12 अप्रैल को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जो है वो दिया है। सुशील मोदी का क्या कहना है वो भी आप देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी को मेरे द्वारा दर्ज मानहानि के मुकदमे में पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट के अंदर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना है। पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको समन किया है कि वो उपस्थित होकर और सेक्शन 317 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दर्ज कराएं। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में भाषण देते उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इस मामले को लेकर मैंने भी एक मानहानि का मुकदमा पटना के सीजेएम कोर्ट में दर्ज कर रखा है, जिसमें मैंने कहा है कि उन्होंने देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों को गालियां दी हैं, जो मोदी सरनेम रखने वाले जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको अपमानित किया है। और इस मामले में 6 जुलाई 2019 को राहुल गांधी को पटना के कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ा था, वो भी बेल पर है। मेरी ओर से 4 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है और अब उनका बयान दर्ज किया जाना है। तो इसलिए पटना के एमएलए एमपी कोर्ट ने 12 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है, जिस दिन राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, आज रामनवमी के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस की रोक के बावजूद शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर ये यात्रा जो है वो रोक दी। कई घंटे तक लोग बैरिकेड्स के दूसरी ओर ही झंडा थामे नारे लगाते रहे। बाद में दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा था कि पार्क में ही पूजा जो है वो कर लें। दोनों समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ बड़े पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में करीब 1 साल पहले शोभा यात्रा के दौरान ही सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पथराव, तलवारबाजी और जमकर हंगामा हुआ था, जो कि कई दिनों तक चलता रहा था। इसे देखते हुए इस साल रामनवमी के अवसर पर जब हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दिल्ली पुलिस से मांगी गई, ऐसे में दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए शोभा यात्रा निकालने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस की मनाही के बावजूद भी रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पुलिस की बैरिकेडिंग के एक दायरे में ही ये शोभा यात्रा घूमती रही। लगभग 100 मीटर से ज़्यादा का ये एरिया नहीं होगा और अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है। हमारे साथ में दिल्ली के पुलिस के डीसीपी नॉर्थ वेस्ट हैं जितेंद्र मीना साहब। सर, पहले मैं जानना चाहूँगा सर, पुलिस की मनाही है, आपने परमिशन नहीं दी थी, उसके बाद जो शोभा यात्रा निकल गई है। ये 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा की परमिशन मांगी गई थी, उसको डिनाई किया गया था। इनको एडवाइस किया गया था कि एक पार्क जो ये अभी आप मेरे सामने पार्क देख रहे हैं, इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे सटे हुए रोड पे 100 मीटर ये कर सकते हैं और उसी का ये लोग पालन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो 100 मीटर आपने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बस ठीक है, आप इस पे निकाल लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह सकता है उसको तो नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। नहीं, उस चीज़ पे भी अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बट एक परमिशन आई थी, वो डिनाई की गई थी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, क्योंकि गैदरिंग बड़ी हो जाती है। जी ठीक है, लेकिन अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है, तो शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। अभी इलाके में पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में। हाँ, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर हनुमान जयंती के मौके पर हालात बिगड़ गए थे यहाँ पर। नहीं, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जी, सब कुछ अंडर कंट्रोल। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो आज के सवाल इंडिया का में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।